नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिज़िक्स ठिकाना पे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट मैक्सिमम कवर अप कर लिया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तक। उसके बेस पर हम बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आप लोग पॉज करिए और सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे सारे सवाल बन जाते हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। तो पहला सवाल, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम एज 10 एट 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, ये 60 डिग्री पर हैं। इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा? रिजल्ट के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए यानी कि किसी को भी ए मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। कॉस 60 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 200 प्लस cos 60 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, दिस इज √300 यानी 10√3। और वैसे भी हमें शॉर्टकट पता था कि अगर दो मैग्नीट्यूड्स का दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम 60 डिग्री पर होता है तो सीधा रिजल्ट क्या लिखते हैं? 10√3। ठीक है, नेक्स्ट, एट व्हाट एंगल शुड टू फोर्सेस 2p एंड √p एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज p√10। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, और इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो इतना है। आपको इन दोनों के बीच का एंगल थीटा चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। रिजल्टेंट है आपका p√10। देखो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते तो इधर का रूट चला जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी और कॉस थीटा, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 2 4 √2p स्क्वायर कॉस थीटा। 4 to 6 माइनस करेंगे तो 4p स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा। 4 से 4 गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमने थीटा एंगल a और b के बीच का ही लिया था, एंड थीटा कम्स अप टू बी 45 डिग्री। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट इन केस नहीं समझ में आता तो आप रिवाइंड करके देख लो, या आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। The ratio of maximum and minimum magnitude of resultant of two vectors A and B is 3:1। आपको A और B के बीच का रेशियो बताना है कि A कितना टाइम्स ऑफ B के बराबर है। A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है। ठीक है, अभी आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड का रेशियो 3:1 दे रखा है। कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनको अगर आप सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री पर रखते हो तभी उन दोनों के बीच रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है ना। क्लियर है ये चीज़, हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक रीकैप बताता हूँ। जैसे 4 और 3 अगर सेम डायरेक्शन में है तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 7। कैसे? ये होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा तब होगा जब थीटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 पर ही कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और मिनिमम कब हो जाएगा ये पूरा रिजल्ट? जब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। -1 कब होता है? जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 180 होता है ना।
ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्ट जीरो एंगल पर होता है और वो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। कितना? a प्लस बी। तो अगर मेरे पास a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a मान लेते हैं और b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b मान लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? a प्लस बी। मिनिमम कितना हो जाएगा? जब ये इस तरीके से प्लेस्ड होंगे तो मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी। इन दोनों का रेशियो आपको 3:1 दे रखा है, तो सॉल्व कर लो। a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, सो 2a इज इक्वल टू 4b, सो a इज इक्वल टू 2b मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। a का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है। पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड देन कॉपी। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, फोर्थ पे मूव करते हैं। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। ठीक है। आपको क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड का सम, यानी अगर मेरे पास दो वेक्टर्स कुछ हैं ऐसे a और b, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा a और b, इन दोनों का एडिशन कितना है? 18 के बराबर है ना। मैग्नीट्यूड सम, मैग्नीट्यूड्स का सम बताया गया है 18। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड का एडिशन मतलब सिंपल एडिशन। मैग्नीट्यूड तो नंबर होते हैं ना, वेक्टर्स तो होते नहीं है। तो मैग्नीट्यूड्स का सिंपल एडिशन 18 के बराबर दे रखा है। ठीक है। और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 12। यानी a और b को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा। उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 12 दे रखा है। अगला, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर। ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के जो कि स्मॉलर होगा। ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है सवाल में। तो आपको दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बताने हैं। ओके। तो देखो, एक कंडीशन तो आपको ये दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 18। दूसरा, ये डायग्राम हमने जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखो, क्या इस b वेक्टर को आप मूव करके यहाँ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर्स के पहले लेक्चर का बड़े ही स्टार्टिंग का एक बड़ा खास पॉइंट है कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अगर मैं इस b वेक्टर को एज इट इज पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो ये a वेक्टर b वेक्टर जिसे शिफ्ट कर दिया है और रिजल्टेंट तीनों एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल लॉ फॉलो करना तो पड़ेगा ना। ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो रिजल्टेंट कैसा होगा? रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ बनेगा। यानी ये तीनों एंड टू एंड टच कर रहे होंगे कंफर्म, तभी तो ट्राइंगल लॉ फॉलो कर पाएगा। 2 का रिजल्टेंट तीसरा। ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूस साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं और ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो क्या यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं? यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, रिजल्टेंट जिसे मैं डायरेक्टली 12 लिख देता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो चुके हैं। इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाला जा सकता है। तो a को प्लेस कर देते हैं 18 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 36b प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से आप b निकाल दो। सो 36b इज इक्वल टू 468 अपॉन 36। ठीक है। दिस इज इक्वल टू b। सो हम b निकाल चुके हैं।
सो ये आ जाएगा अपना 13 के बराबर, और a निकालेंगे 18 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 5। सो हमारे मैग्नीट्यूड्स कितने हो गए 13 एंड 5। देखो ऑटोमेटिकली a कितना आ गया छोटा वाला 5, और ये कितना आ गया आपका 13। ठीक है, तो कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पहले पॉज करके इन सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मेरे साथ सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं विद द फिफ्थ क्वेश्चन। सवाल पढ़ लो। सम ऑफ वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 4, बी जिसका मैग्नीट्यूड 8, परपेंडिकुलर टू ए, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सवाल ऐसा कह रहा है कि मेरे पास ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 के बराबर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर है ए के। ये सवाल में दे रखा है। तो बी वेक्टर 90 से ज़्यादा पे ही होगा कंफर्म, तभी तो रिजल्टेंट आपका 90 पे पहुंचेगा। रिजल्टेंट बीच में होता है, तो 90 पर तभी होगा ना जब बी वेक्टर 90 से ज़्यादा पर होगा। ठीक है, आपको बताना है ए और बी के बीच का ये वाला एंगल। हम क्या कर सकते हैं, पिछले सवाल में जैसे सॉल्व किया था, इस बी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके आगे की तरफ लेकर के आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों कंटिन्यूस वेक्टर्स हो गए, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक वाला एक वेक्टर। तो ये तीनों एक ट्राइंगल बनाएंगे डेफिनेटली, और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप एक काम करिए, ये वाला अल्फा निकालो। ये जो एंगल है अल्फा, आप पहले इसे निकालो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बी का मैग्नीट्यूड कितना था 8, तो क्या 8 का कॉस अल्फा ही 4 के बराबर आ जाएगा। इस वेक्टर का कॉस अल्फा है ना, नीचे वाला बेस वाली साइड के बराबर हो जाएगा, दैट इज 4। तो 4/8 यानी कि हाफ, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर ये 60 आ गया तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। आंसर ए और बी के बीच का एंगल 120 आ जाएगा। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एंगल अल्फा विद ए, बीटा विद बी, देन 4 ऑप्शंस। आप देखो कौन सा हो सकता है। देखो अब मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट के लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, और जो डायगोनल होगा वही रिजल्ट बताता है। अब ध्यान से देखो, जो वेक्टर बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, रिजल्टेंट उसी की तरफ खिसक जाएगा, है ना। जब भी दो एंगल्स, दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट एकदम बराबर एंगल पर होगा। मान लो 90 पर है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों 90 पर हैं, तो रिजल्टेंट कितने पर आएगा, दोनों साइड से 45। जैसे ही किसी एक साइड का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होता चला जाएगा तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ खिसकता चला जाएगा। जितना ज़्यादा बड़ा वेक्टर होगा उतना ही रिजल्टेंट और उसके बीच का एंगल कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। जितना मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा वेक्टर होगा उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। अल्फा अगर छोटा है, इसे अगर हम अल्फा बोलते हैं, तो ये वाला वेक्टर ए कहा जाएगा, ए के साथ का एंगल अल्फा और बी के साथ का एंगल बीटा। तो अल्फा अगर छोटा है दैट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। वही दे रखा है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। बाकी आप इन दोनों एंगल्स को नॉर्मली तो डिसाइड कर ही नहीं सकते हो ना, कंडीशन एक में ही दे रखी है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगा आंसर। बिना सोचे समझे भी हम एग्जाम में सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सेवेंथ, इफ P प्लस क्यू आर के बराबर है, पी क्यू दोनों का ही मैग्नीट्यूड √3 के बराबर है,
और आर का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। ग्रेट। तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड्स आपको दे रखे हैं, तो P और Q दोनों का ही मैग्नीट्यूड √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट है 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 6 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉस थीटा, 3 से 3 चला गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, बस रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने प्लेस किया है। पी क्यू दोनों की वैल्यू दे रखी थी, रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी थी। एंगल निकालना है ए और बी नहीं, पी और क्यू के बीच में, बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अगला सवाल, आपको दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का रेशियो 1 दे रखा है। तो एंगल बताना है ए और बी के बीच का। क्या करें, लिखो इसको, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही होगा। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -2ab कॉस थीटा, ये 1 के बराबर दे रखा है। तो इसे इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर के आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये दोनों चले गए, इसे जब उधर लेकर के आओगे तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4ab भी 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। ओके, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कुछ और सवालों की तरफ मूव करते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लो और हर एक सवाल को पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ सवाल आपसे पहले सॉल्व ना हो पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ सवाल आप मेरे साथ साथ देखो और कुछ समय के बाद आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे अब मैं खुद कह रहा हूँ, यहाँ तक अगर आप देखना चाहो तो देखो, इसके बाद अब जो सवाल आएंगे उनको आप पॉज करके कोशिश करना, क्योंकि अब मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता जाऊँगा। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, नीट लेवल के हैं, या फिर आप बोलिए कि नीट में भी थोड़े से सिंपलर साइड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R। इसको लिखते चलो, है ना। P और Q का रिजल्टेंट हमारे पास R के बराबर है इफ़ द वेक्टर Q इज रिवर्स। ठीक है, तो अगर आप Q को रिवर्स कर देते हो तो Q को रिवर्स करने से क्या बन जाएगा, -Q वेक्टर बन जाएगा। रिवर्स किया है ना हमने। ठीक है, तो अगर आपने Q को रिवर्स कर दिया यानी P प्लस -Q वेक्टर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा आपका S वेक्टर। ठीक है, तो आपको फॉलोइंग में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना। ओके, बढ़िया। ठीक है, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। जो डेटा हमें दे रखा है वो हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो बेसिकली ये सेकंड वाला क्या बन गया, P - Q वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर हो गया। तो पहली कंडीशन को आप क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट, है ना, रूट होता है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये कंडीशन आ जाएगी रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। फिर इस वाली कंडीशन को भी लिख दो, a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा p और q के बीच का ही एंगल होता है।
ठीक है ना, यहाँ पर भी थीटा ही आने वाला है, यहाँ पर भी थीटा ही आने वाला है। बस अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है? ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो कितना आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 कॉमन ले लोगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फिर अगले पे मूव करते हैं। a माइनस बी, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड √2 के बराबर है। बच्चों ए कैप क्या होता है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। बी कैप एक और अलग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1। इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है √2, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या मेथड यूज़ करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करो डायग्राम के फॉर्मेट में बनाओ फिर सॉल्व करो। अगर नोट नहीं किया हो तो बैक जा करके नोट कर लेना या बाद में लिख लेना। तो मान लेते हैं कि ये कुछ ए कैप है, यानी कि डायरेक्शन हमें नहीं पता, कोई रैंडम डायरेक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हमें पता है क्योंकि ए कैप है। यहाँ पर मान लेते हैं बी कैप जिसका भी मैग्नीट्यूड कुछ 1 के ही बराबर है ना। इसे बी ले लो, इसे ए ले लो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं पर भी कोई सा भी वेक्टर ले लो। अब आपको क्या दे रखा है, ए कैप माइनस बी कैप। तो ए को चेंज नहीं करना है, बी वाले का जस्ट अपोजिट कर दो, ये हमने अपोजिट कर दिया। इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी कैप लिख सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, ठीक है ना। तो आप ए कैप माइनस बी कैप के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो। रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। दे रखा है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, ए माइनस बी का रिजल्टेंट √2 के बराबर गिवन है। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको 1 दे रखा है, प्लेस करो, इसे 1 स्क्वायर लिख देते हैं, इसे भी 1 स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 + 1 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। एंगल आपको पता चल चुका है कि ए वेक्टर और ए कैप वेक्टर और बी कैप वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, ये 90 के बराबर था। यानी ये दोनों वेक्टर्स कुछ इस तरीके से थे, ए कैप बी कैप कुछ इस तरीके से थे। अब आपको बताना है कि ए कैप प्लस √3 टाइम्स ऑफ बी कैप कितना होगा। यानी ए कैप को तो ऐसे ही रहने दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, बी कैप को √3 टाइम्स करना है, तो √3 टाइम्स करोगे तो 1 का √3 टाइम्स कितना होता है, √3 होता है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, एक का √3 हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 90 का रूट, कॉस 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचा कितना 4 का रूट, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। ये पूरा तो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये तो कैंसिल हो गया ना, 0 हो गया। तो 3 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का रूट 2, ठीक है, 2 इज द आंसर। आगे मूव करते हैं, आप लोग कॉपी कर लो। इसके बाद ये 3 सवाल और सॉल्व करते हैं। पहला, what minimum force should be applied so that resultant is in east direction। देखो नॉर्मली हम ईस्ट डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन मानते हैं आप, ये राइट वाली, है ना, इसे ईस्ट डायरेक्शन ही कहा जाता है। ओके, हमारे पास पहले से 3 फोर्सेस गिवन है, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, एंगल दे रखा है 5 न्यूटन का कितना है। अब इसमें आपको एक ऐसा फोर्स ऐड करना है कम से कम कि
ओवरऑल रिजल्ट कहाँ पर आ जाए, ईस्ट वाली डायरेक्शन में आ जाए, इधर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे कभी भी सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग फोर्सेस को ब्रेक कर दो। किस में ब्रेक करोगे, एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, ठीक है। 4 न्यूटन पहले से आपका ईस्ट वाली यानी कि एक्स डायरेक्शन में ही है, 3 न्यूटन भी पहले से आपका वाई कोऑर्डिनेट पे ही है। अगर मैं 5 को ब्रेक करता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 cos 37 और यहां पर आ जाएगा 5 sin 37 और ये 5 हट जाएगा, है ना। इसे हटाना मत भूलना। इसी को तोड़ करके हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। से हो जाएगा 5 3/5 दैट इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 5 4/5 और सॉरी cos 37 है 5 इंटू 4/5 दैट इज 4, 5 इंटू 3/5 दैट इज 3। यानी कि अभी हमारे पास ऑलरेडी y में कितना फोर्स है, 3 + 3 6, x में ऑलरेडी कितना फोर्स है, 4 + 4 8, ठीक है। इतना फोर्स मेरे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे एक वेक्टर इन दोनों में ऐड करना है कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में बचे। तो क्या मैं इसे कैसे भी करके कैंसिल कर दूं? अगर मैं एक अलग सा वेक्टर यानी कि -6 वेक्टर जो कि y वाली डायरेक्शन में, -y वाली डायरेक्शन में हो, है ना, 6 का वेक्टर -y वाली डायरेक्शन में अगर मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट सिर्फ 8 ईस्ट में बच जाएगा, हाँ या ना। मतलब मैंने क्या किया, रिजल्ट सब कुछ बना दिया x और y में, y वाले को मुझे हटाना है तभी तो रिजल्ट x में बच जाएगा, ईस्ट में बच जाएगा। y में कितना था 6, तो मैं -6 j कैप ऐड कर देता हूँ। आंसर क्या आएगा, -6 j कैप ऐड करने पर रिजल्ट ईस्ट में बच जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अगला देखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम। बहुत बढ़िया, ये सवाल ऑलमोस्ट इस पैटर्न का हमने किया हुआ है। तो ये सारे ऑलमोस्ट पुराने वाले भी कई सारे PYQs थे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, पर हमने ऑलरेडी जो सवाल किए वो भी बेटा PYQs में से ही है, कई सारे। तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, सम का कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंस के भी बराबर होगा, a² + b² - 2ab cos थीटा के भी बराबर है। तो आपको थीटा, एंगल बिटवीन a एंड b बताना है कितना होगा। स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, a² + b² + 2ab cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये दोनों गए, ये माइनस इधर आकर के 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इंटरेस्टिंग है। अगले सवाल में आपको ना एक क्यूब दे रखा है और क्यूब में ये ओरिजिन गिवन है और x और y एक्सिस मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिजिकली बता देता हूँ ये प्लेन किस तरीके से बना रखे हैं। x और y, x इस डायरेक्शन में है, y ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ये x हो गया, ये y हो गया और z बाहर की तरफ है। आपकी कॉपी में वो कॉपी से बाहर होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग z कहाँ पर है, इस कैमरे की तरफ, आपकी तरफ, ओके। अब एक क्यूब बना रखा है, मैं यहाँ पर कुछ साइड्स के नामकरण कर देते हैं हम। सेंटर को O लेंगे, दिस इज A B C D E F, ठीक है।
के। यहाँ पर देखो ओ सी एफ के, ये वाला प्लेन किस तरीके से, इधर की साइड, ठीक है। पीछे वाली साइड पर कौन है, के डी ए ओ, और उस पीछे वाली साइड के ही पैरेलल आगे वाली साइड पर है एफ एच बी सी। इधर साइड वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा, बी ए डी ई, और इसके सामने वाली साइड वाला फेस कैसा हो जाएगा, सी ओ के एफ। ठीक है, आई थिंक सरफेस क्लियर हो गए सबको। अब पीछे वाली इधर वाली साइड की जो सरफेस है ना, ये वाली, यानी कि सी ओ के एफ, इसका सेंटर आपको दे रखा है जी, और सबसे पीछे वाला जो सरफेस है ए ओ के डी, इसका सेंटर दे रखा है एच। तो जी से एच तक एक वेक्टर है, आपको ये वेक्टर बताना है कि क्या होगा। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, सवाल सीधा है जी एच वेक्टर कितना होगा। और हर एक साइड आपको, क्योंकि ये क्यूब है तो हर एक साइड आपको कितनी दे रखी है, ए के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, एच का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर जी और एच के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो फाइनल माइनस इनिशियल ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताता है। पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक है, जी का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर, इधर देखना, एक्स में क्या हम आगे कहीं मूव करें, नहीं। वाई में कहीं पर ऊपर गए हैं, हाँ, कितना, a/2। जेड में बाहर की तरफ कितना आए हैं, फिर से a/2, यानी एक्स में कितना था 0, वाई में कितना है a/2, जेड में कितना है a/2। ये हो गया इनिशियल यानी जी। एच पे देखो, एक्स में कुछ आगे आए हैं क्या, हाँ, a/2। वाई में कुछ ऊपर गए हैं क्या, हाँ, a/2। जेड यानी बाहर निकले हैं क्या हम, नहीं। तो कितना हो जाएगा, a/2 a/2 0, ये हो गया h वाला पॉइंट। तो जी एच वैक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी a/2 -0, a/2 -0 आई कैप, प्लस a/2 a/2 जे कैप, 0 हो जाएगा, प्लस 0 a/2, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, तो 0 a/2 के कैप, कितना हो गया, आंसर इज a/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस a/2 के कैप, आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर निकालना रहता है। इसके बाद एक आखिरी सवाल, तो आखिरी सवाल की तरफ मूव करते हैं। एडवांस 2017 का सवाल है, ना डिफिकल्ट नहीं है, सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, सो डोंट वरी। देखो यहाँ पर इस सवाल में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके अलावा 3-4 वेक्टर्स दे रखे हैं, पी वेक्टर, एस वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर। ये 4 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, डायरेक्शन भी हमने शो कर रखी है, सवाल में दे रखी है डायरेक्शंस। ठीक है, एक डेटा और दे रखा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का b टाइम्स है ना, लिख रखा है हमने, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का b टाइम्स। ये आर वेक्टर था पूरा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका b टाइम्स दे रखा है। तो आपको इन गिवन रिलेशन में से कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है तो फिर आप मेरे आंसर को देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बी आर वेक्टर जो दे रखा है, ये फिलहाल तो एक सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है। आप एक काम करें, आप इस वेक्टर को बता सकते हो कितना हो जाएगा, ये बी आर वेक्टर ही तो हो जाएगा, बी टाइम्स आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन की ही डायरेक्शन इस वेक्टर की है जो मैंने बना रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड b टाइम्स है, तो वो ऑटोमेटिकली b टाइम्स ऑफ r के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया और डायरेक्शन r के ही बराबर हो गई। तो इसे हम b r वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो सेकंड वेक्टर बचा है, जो टुकड़ा बचा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा r वेक्टर में से
बी आर वेक्टर माइनस कर दूंगा तो ये वाला टुकड़ा बच जाएगा, यानी आर वेक्टर कॉमन 1 माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, ये पी वेक्टर है, कंटिन्यूटी में बी आर वेक्टर है, ये दोनों कंटिन्यूस वेक्टर्स हो गए। अगर ये दोनों कंटिन्यूस वेक्टर हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन से वेक्टर आ रहा है तो क्या इसी को रिजल्ट बोलेंगे इन दोनों का? पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं रिजल्टेंट। इसकी इक्वेशन बना दो, देखो पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। ठीक है, देखो मुझे भी नहीं पता अभी ये इक्वेशंस कैसे बनेगी, पर हमारे पास जो जो ऑप्शंस है ना उसकी इक्वेशंस पहले बनाओ, फिर देखेंगे, कुछ मैथ्स लगाएंगे। एक ये ट्राइंगल था तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिख दी। सेकंड ट्राइंगल ये रहा, इसमें एस कंटिन्यूटी में ये वाला वेक्टर आर 1 माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये क्यू वाला वेक्टर। इसकी भी इक्वेशन लिख दो, देखो एस वेक्टर प्लस आर 1 माइनस बी, आर वेक्टर ब्रैकेट में 1 माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। वेक्टर्स के ऊपर मैंने साइन लगा रखे हैं वेक्टर के। बी एक कांस्टेंट है तो इस पे वेक्टर का साइन मत लगाना, ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है। अब देखो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सेकंड को एक बार सॉल्व कर लो, ओपन कर दो, एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस आर बी आर वेक्टर, बी टाइम्स आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और ये तो सेकंड ही है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये बी आर और बी आर एक प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो पी एस और आर वेक्टर इधर की साइड ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, और इधर एस प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, इनमें देखो आर वेक्टर नहीं दिख रहा है तो आर वेक्टर को हटाने की कोशिश करो, किसी भी इक्वेशन में से आर निकाल करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आर हम निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल दें, P प्लस एस प्लस आर की जगह लिखते हैं, देखो S माइनस पी अपॉन बी। ठीक है, आर की जगह S माइनस पी अपॉन बी ये लिख देते हैं, इज इक्वल टू एस प्लस क्यू वैक्टर। यहाँ पे एस वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसे एक साइड लेकर के आ जाते हैं, सो पी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में भेज देते हैं, एस माइनस पी अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वेक्टर, और बी को यहाँ से मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, ओपन करो, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर। आपको एस वेक्टर अकेला चाहिए तो p को इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ऑप्शंस में से फॉर्मेट चेक करो, बी क्यू वेक्टर अकेला है तो इसे अकेला रहने दो, इन दोनों को सॉल्व करो, p कॉमन, p वेक्टर कॉमन 1 माइनस बी और प्लस b क्यू वेक्टर। आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। तो देखो क्या करना है, हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, फिर कुछ ना कुछ मैथ्स अप्लाई करते गए, दोनों को सॉल्व किया अल्टीमेटली और रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रैक्टिस वेक्टर्स चैप्टर को लेकर के, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट फिर से हम थ्योरेटिकल लेक्चर रखेंगे जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो अगेन प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।